आज जो डिबेट हम देख रहे हैं वो सिर्फ रोहिंग्या रेफ्यूजीज या इमिग्रेशन पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं है। ये डिबेट असल में जुडिशरी के रोल, उसकी लैंग्वेज और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई बने हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था जब उनके बेंच से आई कुछ रिमार्क्स ने लीगल और सिविल सोसाइटी सर्कल्स में एक लेयर्ड कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। एक तरफ उन कमेंट्स को हार्ड क्वेश्चंस और अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स बोलकर डिफेंड किया गया है और दूसरी तरफ उन्हीं कमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के डाइल्यूशन के रूप में देखा गया। ये टेंशन ही इस पूरे इशू का सेंटर है। तो आखिर ऐसा क्या कहा है सीजेआई सूर्यकांत ने जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी का मुद्दा बने हैं, आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब 5 दिसंबर 2025 को फॉर्मर जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, लीगल स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के मेंबर्स ने सीजेआई को एक ओपन लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने उन रिमार्क्स पर डीप डिस्क्वाइट एक्सप्रेस की जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज, जो कि जेनोसाइड्स के विक्टिम हैं, को क्रिमिनल्स या इंट्रूडर्स के बराबर रखते हुए दिख रही थी। ये लेटर किसी एक जज पर पर्सनल अटैक नहीं था, बल्कि जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशनल टोन और मॉरल अथॉरिटी पर एक सीरियस रिमाइंडर था। अब इस कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड 2 दिसंबर 2025 की एक हियरिंग से जुड़ा हुआ है। सीजेआई सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच रोहिंग्या पर्सन्स के अलेज्ड कस्टोडियल डिसअपीयरेंस पर फाइल की गई हीवियस कॉर्पस पिटिशन सुन रही थी। ये पिटिशन स्कॉलर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर रीता मनचंदा ने फाइल की थी। पिटिशन का स्कोप काफी लिमिटेड और प्रिसाइज था। डिमांड ये थी कि किसी भी डिटेंशन या डिपोर्टेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाए। पिटिशनर्स ने ये नहीं कहा था कि रोहिंग्यास को रेफ्यूजीज डिक्लेयर किया जाए या इंडिया अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज करे। फिर भी हियरिंग के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस आई, उन्होंने डिबेट को एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि इफ एन इंट्रूडर कम्स, डू वी गिव देम अ रेड कार्पेट वेलकम? सीजेआई ने कहा कि अगर कोई बॉर्डर इलीगली क्रॉस करता है, टनल डग या फेंस क्रॉस करके, तो फिर वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसे फूड, शेल्टर और एजुकेशन मिले। और ये भी पूछा गया कि क्या लॉ को इतना स्ट्रेच किया जाना चाहिए। ये रिमार्क्स सिर्फ रिटोरिकल क्वेश्चंस नहीं थे। जब सीजेआई बेंच से बोलते हैं तो वो कैजुअल ओपिनियन नहीं होता, बल्कि लॉ का सिग्नल होता है। स्टेटमेंट्स मेड बाय जजेस फ्रॉम द बेंच आर नॉट कैजुअल अटरेंसेस। उनका इम्पैक्ट पुलिस स्टेशंस, बॉर्डर चेक पोस्ट, डिटेंशन सेंटर्स और लोअर कोर्ट्स तक जाता है। इसी वजह से लीगल कम्युनिटी ने इन रिमार्क्स को लाइटली नहीं लिया था। ओपन लेटर के सिग्नेटरीज, जिनमें फॉर्मर हाईकोर्ट जजेस जस्टिस एपी शाह, जस्टिस के चंद्र और जस्टिस अंजना प्रकाश जैसे नाम शामिल थे, ने कहा कि पुअर सिटीजन्स के प्लाइट को यूज करके रेफ्यूजीज को प्रोटेक्शन डिनाई करना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच एक स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव भी सामने आया, जिसे ओपनली आर्टिकुलेट किया सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने अपने एक ट्वीट के द्वारा। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत के रिमार्क्स को डिफेंड करते हुए कहा कि सीजेआई ने कोई इनसेंसिटिव या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं की, बल्कि एक अनकंफर्टेबल बट नेसेसरी ट्रुथ स्टेट किया है कि इलीगल एंट्री इंटाइटलमेंट का पासपोर्ट नहीं बन सकती। सीनियर एडवोकेट जेठमलानी के अकॉर्डिंग जो बैकलैश कोर्ट के खिलाफ क्रिएट की जा रही है, वो लार्जली मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच है, जहां रूटीन जुडिशियल क्वेश्चनिंग को प्रेजुडाइज के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उनका कहना था कि कोर्ट्स का काम सिंपैथी के आगे झुकना नहीं होता, बल्कि क्लेम्स को इंट्रोगेट करना होता है। कोर्ट्स आर मेंट टू इंट्रोगेट फैक्ट्स, नॉट सरेंडर टू सेंटिमेंट, उन्होंने कहा। और ये भी आर्ग्यू किया कि अगर हर इमिग्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन पर पूछे गए सवाल को हेट या बायस के लेबल के साथ साइलेंस कर दिया गया, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इटसेल्फ विल बी चिट। उनके वर्ड्स में, नो डेमोक्रेसी कैन आउटसोर्स इट्स बॉर्डर पॉलिसी टू आउटरीच कैंपेन्स। सीनियर एडवोकेट जेठमलानी का स्टैंड ये था कि रोहिंग्या माइग्रेंट्स के कंटेक्स्ट में लॉ, सिक्योरिटी और रिसोर्स एलोकेशन जैसे सवालों को रेज करना कम्युनल टारगेटिंग नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का हिस्सा है। अब आर्टिकल 21 यहाँ पर सेंटर स्टेज पर आता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ने जानबूझकर पर्सन वर्ड यूज किया है, सिटीजन नहीं। इंडियन कोर्ट्स ने बार बार क्लैरिफाई भी किया है कि नॉन सिटीजन्स भी आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। ड्यू प्रोसेस कोई रिवॉर्ड नहीं है लॉफुल एंट्री के लिए, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लोर। ये राइट इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि स्टेट के पास कोर्सिव पावर होती है और कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है उस पावर पर लिमिट्स लगाना। अक्सर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इंडिया 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन का साइनेटरी नहीं है, इसलिए नॉन रिफॉल्वमेंट बाइंडिंग नहीं है। लेकिन ये भी एक वीक लीगल आर्ग्यूमेंट है। नॉन रिफॉल्वमेंट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है जो स्टेट्स पर बाइंडिंग होता है। इंडियन कोर्ट्स ने खुद माना है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ का पार्ट होता है जब तक वो किसी स्टैट्यूट से कन्फ्लिक्ट न करे।
अब जुडिशियल रिमार्क्स आइसोलेशन में नहीं होती है। अगस्त 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मैंडेट दिया था कि इलीगल फॉरेनर्स को डिपोर्टेशन तक डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। यूएनएचसीआर के अकॉर्डिंग लेट 2024 तक 676 रोहिंग्यास डिटेंशन में थे, जिसमें से 608 के अगेंस्ट कोई पेंडिंग केस या सेंटेंस नहीं था। ऐसे इन्वायरमेंट में जब हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इंट्रूडर और टनल जैसे मेटाफर्स यूज करती है तो ग्राउंड लेवल पर सस्पेशन और हार्शनेस और लेजिटिमाइज हो जाती है। कैंप्स में रह रहे रोहिंग्यास ऑलरेडी सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जुडिशियल एम्पैथी का इरोजन उनकी डेली लाइफ पर डायरेक्ट असर डालता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी उतना ही स्ट्रांग है। अब इस ओपन लेटर के बाद 44 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस ने सीजे सूर्यकांत के सपोर्ट में एक काउंटर लेटर भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जो कैंपेन चलाया जा रहा है वो मोटिवेटेड है और सुप्रीम कोर्ट की डिस्पैरेजमेंट करता है। उनके अकॉर्डिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फेयर क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होनी चाहिए, लेकिन ये बैकलैश प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट नहीं बल्कि जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश लगती है। अब रिटायर्ड जजेस ने ये पॉइंट भी उठाया कि सीजीआई सिर्फ एक बेसिक लीगल क्वेश्चन पूछ रहे थे, Who has granted the status that is being claimed? उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि बेंच ने क्लियर किया था कि no human being on Indian soil, citizen or foreigner can be subjected to torture, disappearance or inhuman treatment. सिर्फ इंट्रूसिव रिमार्क्स को पिक करके पूरी हियरिंग को डीह्यूमनाइजिंग कहना उनके हिसाब से एक सीरियस डिस्टॉर्शन है। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिंग्यास का एंट्री स्टैट्यूटरी रेफ्यूजी फ्रेमवर्क के अंडर नहीं हुआ और इंडिया रेफ्यूजी कन्वेंशन का साइनेटरी नहीं है। इंडिया की ऑब्लिगेशंस कॉन्स्टिट्यूशन, डोमेस्टिक इमिग्रेशन लॉ और जनरल ह्यूमन राइट्स नॉर्म से आती है, किसी ट्रीटी से नहीं जिसे इंडिया ने कॉन्शियसली साइन नहीं किया। लेटर ने ये कंसर्न भी रेज किया कि कुछ रोहिंग्यास ने आधार और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स इलीगली प्रोक्योर किए हैं, जो वेलफेयर सिस्टम की इंटीग्रिटी को अंडरमाइन करता है। इसलिए उन्होंने कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी का सजेशन भी दिया है। इसी बैकड्रॉप पे ये डिबेट अपनी मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले लेती है। एक तरफ आर्ग्यूमेंट है कि जुडिशरी को टफ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, सेंटिमेंटालिटी के आगे झुकना नहीं चाहिए और एक्टिविस्ट प्रेशर से नहीं डरना चाहिए। दूसरी तरफ कंसर्न ये है कि जब जुडिशियल लैंग्वेज ही एग्जीक्यूटिव के सिक्योरिटी नैरेटिव को अडॉप्ट कर लेती है तो ड्यू प्रोसेस जैसे प्रिंसिपल्स डाइल्यूट हो जाते हैं। कोर्ट्स का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता बल्कि उन सवालों को सही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में पूछना होता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।